नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग मैथ्स स्पेशल क्लास करते हैं। टॉप 15 क्लास आप लोग को पता होना चाहिए। एक दिन छुड़ा के एक दिन आप लोग का क्लास होता है। एक दिन आपका ग्रुप डी पीवाईपी प्रश्न चलता है और एक दिन टॉप 15 प्रश्न चलता है। ठीक है, तो ये टॉप 15 प्रश्न मेरे दोस्त, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए दृष्टिकोण से। जितना भी एग्जाम्स आने वाले आगामी एग्जाम्स हैं उसके दृष्टिकोण से। ठीक है, और ये सवाल 15 सवाल डेली लेके मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीटेड है। ठीक है, इसीलिए 15 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न को ढूंढने में मेरे दोस्त टाइम लगता है। हर एक इसमें एग्जाम्स होता है। ठीक है, तो जो प्रश्न बार बार रिपीटेड है मैं उसको लेकर आया, बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ आप लोग को सॉल्व किया जाता है। सभी प्रतियोगिताओं के लिए ये बात विशेष ध्यान रखें, चाहे आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये अति महत्वपूर्ण है। ये क्लास नंबर तीसरा है, 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा वो क्लास तो जाके जल्दी देख लीजिए, वो आने वाले एग्जाम में 100% इससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग, यदि आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन या क्लास रिलेटेड पीडीएफ आप लोग को यहाँ से मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर मेरे दोस्त। तो अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आपका एनटीपीसी जैसे मेंस आप लोग का जारी है, ग्रुप डी का एग्जाम्स आना बाकी है मेरे दोस्त, एएलपी हो गया, टेक्निकल स्टेट एग्जाम्स जहाँ आपका मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है, और ईटीसी जो भी हो, चाहे एसएससी, जीडी हो या डिफेंस विभाग हो या कोई भी स्टेट लेवल का जॉब हो, जहाँ आपको मैथ्स पूछा जाता है, ए टू जेड विषय में आप लोग को यहाँ से सोल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं हम लोग सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न में बोला गया है मेरे दोस्त, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 3 इच, मतलब 3 के पहले 5 गुणजों का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। 3 के पहले 5 गुणज, 3 के पहले पहला गुणज क्या होगा, 3 होगा। अरे 3 के पहला गुणज तो 3 ही होगा ना, 3 से छोटी संख्या थोड़ी है जो 3 से विभाज्य हो जाए, नहीं ना। दूसरी गुणज क्या होगा, सीधे 6 होगा। तीसरी गुणज 9 होगा। चौथी गुणज 12 होगा और पांचवी गुणज 15 होगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए, यानी कि पांचवी गुणज बोला जा रहा है तो पांचवी गुणज हम लिख दिए। अब बोला जा रहा है कि इस संख्या का औसत क्या है। तो हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा, यदि इसका अंतर समान रहेगा, देखिएगा इसमें अंतर आपका सबका समान है, यदि अंतर समान रहेगा तो बीच वाला आपका औसत हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो इसका औसत आपका 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। समझ गए। ठीक है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त कि कोई भी संख्या का अंतर सेम हो तो बीच वाला जो होगा वो उसका माध्य होगा, वो उसका औसत होगा। ठीक है समझ गए। अब मान के चलिए बीच में एक संख्या बचा तो यहाँ 9 है। यदि अंतर समान हो, यहाँ पे 2 संख्या बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो उसका माध्य निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए। लेकिन हाँ, एक बात याद रहे, आप लोग को ज्ञात रहे, क्या वही संख्या यहाँ बीच वाला हो सकता है जिसका अंतर बराबर होगा। अंतर बराबर नहीं होगा मेरे दोस्त तो आपको जोड़ के जितनी संख्याएं उससे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बहुत बिल्कुल ईजी थे। इसके अनुसार 9 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न में बोला जा रहा है कि 3 कंपनियों के सायरन शुरू करने में एक साथ बजते हैं और फिर 12 मिनट, 16 मिनट और 20 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। ठीक है, 3 कंपनियों एक सायरन शुरू करता है मेरे दोस्त, एक बार तो 7 बजते हैं, फिर दूसरा बार एक 12 मिनट बजते हैं, फिर 16 मिनट में बजते हैं, तीसरा 20 मिनट में अंतराल में बजते हैं। तो उन्हें पहले एक साथ बजने के समय से एक साथ एक बार ऑलरेडी बज चुका है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 16 घंटा और 12 मिनट में ये कितनी बार एक साथ बजेगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम देख लेते हैं कि 1 घंटे 12 मिनट के अंतराल में, दूसरी घंटे 16 मिनट के अंतराल में, तीसरी घंटे 20 मिनट के अंतराल में। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि कितने मिनट में ये तीनों एक साथ बजेगी। अरे बजेगा ना, तो 1 मिनट यदि 12 मिनट के अंतराल में, दूसरा 16 मिनट के अंतराल में, तीसरा 20 मिनट के अंतराल में बन रहा है, तो एक तो कम से कम समय होगा ना मेरे दोस्त कि इतना मिनट में एक साथ बज जाए। तो एक साथ बजने का मतलब कि इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, या इस जगह वो संख्या लेना पड़ेगा जो कि तीनों से पूरी पूरी विभाज्य हो। किससे, 12, 16, 20 से। तो क्या इस जगह संख्या हो जाएगा, तो हालांकि इस संख्या 20 होगा या 20 से ऊपर मल्टीपल होगा, यानी 40 नहीं होगा, 60, 80, 20, 120 नहीं होगा। तो यहाँ से आपका 240 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार करना है, एलसीएम आपको निकालने पे जोड़ नहीं देना। ठीक है, तो कितना मिनट हो गया, 240 मिनट। यानी हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त कि 240 मिनट में तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। बजेगी कि नहीं बजेगी। ठीक है, तो 240 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं, 4 आवर्स तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, 60 से भाग देंगे तो 4 घंटा, यानी 4 घंटे में तीनों घंटियां एक साथ बजेगी। तो टोटल कितना घंटा है आपके पास, तो 16 घंटा 12 मिनट। 12 मिनट का वैल्यू हम नहीं देंगे क्योंकि 12 मिनट में तो एक साथ बजता नहीं है, टोटल 16 मिनट का निकाल लेते हैं। तो एक 4 घंटे में एक साथ, तो 16 घंटे में 4 बार, अरे होगा ना 4 बार, और एक बार ऑलरेडी पहले ही बज चुका है। तो टोटल कितनी बार बजेगा, तो 5 बार टोटली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप, क्या समझ गए आप लोग। ठीक है, तो साफ साफ बोला जा रहा है कि पहले एक बार बजने के साथ से एक बार ऑलरेडी पहले बज चुका है, तब 16 घंटा में कितनी बार बजेगा, यानी 16 घंटा में 4 बार बजेगा और एक ऑलरेडी पहले बज चुका था, टोटल 5। ठीक, ये प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए प्रश्न लेके आप लोग के सामने हम लाए। ठीक चलते हैं आगे की ओर।
यदि कोई भी प्रश्न में आपको कंफ्यूज या कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसका जो भी निराकरण होगा मैं आप लोग के सामने रखूंगा। ठीक है, चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त, ए और बी किसी कार्य को 6 दिन और 8 दिनों में कर सकते थे। ठीक है, सी की मदद से वे 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, और इतना रुपया अर्जित करते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले सी का हिस्सा हमको मूल्य सबको बांटने के लिए तो हमको क्षमता ज्ञात करना होगा। अरे क्षमता तो ज्ञात करना, कौन ज़्यादा काम करेगा, कौन कम समय में ज़्यादा काम करेगा, उसको तो ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करना होगा आपको। ठीक है, तो ए कितना दिन में कर रहा था, 6 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा था, 8 दिन में। और यदि ए बी सी तीनों मिल जाए तो कितना दिन में ये करेगा, तो 3 दिन में। साफ साफ बोला गया है, जैसा प्रश्न में बोला गया वैसा मैं कुछ बिल्कुल अलग नहीं किया। ठीक है, तो एक आपके पास काम होना चाहिए जिसको आप करते हैं, हवा में तो काम आप कीजिएगा नहीं, तो काम कीजिएगा तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी वो संख्या लेना पड़ेगा जो तीनों से विभाज्य हो। ठीक है, उसे ही एलसीएम आप कहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या हो सकता है या इसका ऊपर मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो 8 यदि रखते हैं तो क्या 8 तीनों से विभाज्य है, जी नहीं। 16, जी नहीं। 24, हाँ हो सकता है 24 तीनों से विभाज्य है। तो यदि टोटल काम आपके पास क्या निकल गया मेरे दोस्त, टोटल वर्क आपके पास क्या निकल गया, टोटल वर्क आपके पास निकल गया 24। ये पूरा काम 6 दिन में करता है। अरे ये पूरा काम 6 दिन में करता है ना, तो एक दिन में कितना इकाई काम करेगा, ये क्या 4 इकाई काम नहीं करेगा, जी करेगा। डी एक दिन में कितना इकाई काम करेगा, तो 3 इकाई काम करेगा। ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना इकाई काम करेगा, तो 8 इकाई काम करेगा। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से ए बी सी का आपका रेशियो निकल जाएगा, क्षमता का रेशियो जो वो करना चाहता है। ए का कितना निकला 4, बी का कितना निकला 3, सी का कितना निकला, जब ए बी मिला के 2 है और ए बी सी मिला के 3 है, यदि 4 3 7 में, यदि 8 में 7 घटा देंगे तो सी का 1 आ जाएगा। ठीक है, बस इसी के अनुपात में आपको रुपया को बांटना होगा, इसी के अनुपात में। अरे ये भी तो रुपये के वैल्यू के बराबर है मेरे दोस्त, तो इसके अनुपात में बांटना होगा। 4 3 7 1 8, यानी 8 का वैल्यू इसके बराबर है। हम बोल सकते हैं 8x का वैल्यू 3848 के बराबर है। x हम लिख लिए, x आपको यहाँ पे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के जगह पर क्या रखें जो 3848 हो जाए, तो सिंपल 8 से कटा दीजिए। 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ 6 8 8 64 8 8, यानी x का वैल्यू क्या निकला, अरे x का वैल्यू क्या निकला 481। 481, अरे यही तो x है, एक का वैल्यू या एक का वैल्यू या x का तो बराबर है, तो इसका भी 481 हो जाएगा, यानी सी का आपका क्या हो जाएगा, 481 रुपया सी लेकर निकल जाएगा। समझ गए आप लोग, क्या समझ गए आप लोग। तो हमेशा जो दिन दिया गया है इस पे आपको बांटना नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति मेरे दोस्त 6 दिन में काम कर रहा होगा, कोई 8 दिन में काम कर रहा होगा। समझ रहे हैं आप, तो सबसे ज़्यादा 6 दिन में जो काम करेगा कंप्लीट करेगा ना मेरे दोस्त, इसको इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये कम समय में कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसके पास क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अनुसार से आपको इफिशियंसी निकाल के उसके क्षमता के अनुसार से आपको पैसा को बांटना है, जिस प्रकार हम यहाँ किया। समझ गए आप लोग। ठीक है, चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न को देखिएगा, टोटल आपका 15 प्रश्न है, जैसे कि आप लोग को शुरू में ही बता चुके हैं 15 क्वेश्चन है। आप लोग से एक निवेदन है कि 15 क्वेश्चन को आप लोग जरूर अटेम्प्ट करें, और कितना प्रश्न सही हो रहा है कितना प्रश्न गलत हो रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में या अपनी सुधार में लग सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल कीजिए। 2x माइनस वाई प्लस जेड 8 के बराबर है, x प्लस वाई माइनस जेड 10 के बराबर है, और x प्लस वाई प्लस 2z 12 के बराबर है। तो इस प्रकार प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक तो आप मेथड से क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं, बराबर करके इसको कर सकते हैं। और दूसरा भी यदि आपका हुआ ऑप्शन से, यदि हम एक्स और वाई जेड का वैल्यू हम रख दे, यदि इक्वल बराबर आ जाए तो उत्तर आपका हो सकता है। तो इसमें इक्वल इसको रखने और इसको रखने के बजाय हम यदि इसको रखते हैं मेरे दोस्तों, ये मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा और समय भी कम देगा। कैसे, यदि एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर 10 के बराबर है। ठीक है, तो यदि सबसे पहले हम पहला नंबर ऑप्शन उठाएं, तो पहला नंबर ऑप्शन में एक्स का वैल्यू क्या है, 2/3 है। वाई का वैल्यू क्या है, -6 है, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। और जेड का वैल्यू क्या है, 14/3 है, तो यहाँ 14/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या 10 के बराबर आएगा, अरे क्या कभी 10 को 18, यहाँ 32/3 हो जा रहा है ना, 2/3 और -32/3 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 हो रहा है, माइनस माइनस 10 आ रहा है, यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लस में 10 आना चाहिए। ठीक है, तो यानी ये उत्तर आपका नहीं हो सकता है। एक आपका तो ऑप्शन चला गया। दूसरी ऑप्शन की ओर चलते हैं, तो एक्स, दूसरी ऑप्शन की ओर चलते हैं मेरे दोस्त, तो एक्स का वैल्यू कितना है, 6 है। वाई का वैल्यू कितना है, 14/3 है ना, है ना। जेड का वैल्यू कितना है, जेड का वैल्यू कितना है, -2/3 है ना। ठीक है, ये वैल्यू 10 के बराबर आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। तो प्लस है, इसको करेंगे तो 6 18 और 18 और 14 32/3 हो जाएगा, और यहाँ पे -2/3 हो जाएगा।
इसी प्रकार यहाँ एलसीएम 3 ले लेंगे तो ऊपर में 30 चले जाएगा, तो यानी 10 बराबर 10 आ गया। यानी कि जो भी सेटिस्फाई आपका उत्तर हो रहा है वो उत्तर 2 हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? ठीक है। और इसको अब ये नहीं कि इसको भी आपको प्रूव करना है, इसको भी प्रूव करना है, इस तरह मत कीजिएगा। डायरेक्ट तीसरा नंबर आप ले सकते हैं। तीसरा नंबर को यदि आप रखते हैं तो मेरे दोस्त ये आपका हो ही नहीं सकता है। समझ गए? और ये भी आपका नहीं हो सकता है। तो यानी उत्तर एक ही का नहीं भरोसा है तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका उत्तर बी के साथ चले जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार प्रश्न यदि आपके एग्जाम्स में मिल जाए तो आपको सबसे पहले यदि एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया गया है तो आपको सबसे पहले पुट करने की कोशिश करनी चाहिए। इसको हम पुट करते हैं, क्या ये वैल्यू बराबर आ रहा है? तो इस सब में सबसे वो संख्या चुनिएगा जिसमें कि सबसे सरल हो पुट करने में। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो आपको इसको चुन सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 55 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है एक कार था जो कि 80 किलोमीटर दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और अगले 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो आपको बताना है इसका औसत दूरी क्या होगा। तो औसत दूरी क्या हो जाता है मेरे दोस्त? औसत दूरी क्या हो जाता है? जब दूरी असमान हो, दूरी असमान हो, औसत चाल माफ कीजिएगा, यहाँ औसत चाल होगा। औसत चाल क्या होगा? जब दूरी आपका असमान दिया गया हो तो औसत चाल जो हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। यहाँ तक समझ गए? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से औसत चाल निकालना है। दूरी तो असमान है, आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। पहले 80 किलोमीटर चल रहा था, अब 30 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, तो यानी टोटल दूरी क्या हो गया? 110 किलोमीटर। अरे हुआ कि नहीं 110 किलोमीटर? जी हुआ। कुल समय हमको चाहिए 80 किलोमीटर तय करने में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है, तो इसको 80 किलोमीटर पूरा करने में कितना घंटे लगेगा समय मेरे दोस्त? तो 4 घंटे। इसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, 30 किलोमीटर दूरी तय करने में इसको कितना लगेगा? तो बोल दीजिएगा 1 घंटे। तो टोटल कितना हो गया? 4 1 5 घंटे। तो टोटल यहाँ 5 घंटे होगा। तो 5 से कीजिएगा तो इसको यहाँ से 22 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। तो 22 किलोमीटर पर आवर इसका औसत गति होगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ गए? तो हमेशा याद रखना है मेरे दोस्त कि दूरी और समान होगा तो कुल दूरी बटे कुल समय हो जाएगा। तो यानी यहाँ से आपका उत्तर सिंपली निकल के चले आएगा। बहुत ही इजी प्रश्न था। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए थे, इसलिए ये प्रश्न को उठा के आप लोग के सामने रखें। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त कुछ छात्रों की आयु वर्षों में इस प्रकार दी गई है कि 12 22 23 26 इस प्रकार है कि छात्रों का माध्यक आयु वर्षों में कितनी होगी बताना है। ठीक है, माध्य नहीं पूछा गया, एक बात याद रखिएगा, माध्यक आयु पूछा गया। तो माध्यक आयु क्या हो जाता है? माध्यक हम कोई भी संख्या को कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले जो संख्या दी गई है उसको आरोही क्रम में सजाओ। आरोही क्रम में सजाओ, आपको सजाना नहीं है, एक बात बता रहा हूँ इसका नियम क्या क्या होता है। पहले आरोही क्रम में सजाओ। यदि संख्याएं सम है, यदि संख्याएं सम है तो बीच में तो 2 डिजिट आएगा, इसको 2 डिजिट जोड़ के 2 से भाग देना है। यदि संख्याएं विषम है तो बीच वाला आपका इसका उत्तर होगा आरोही क्रम में सजाने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम संख्या कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल जो संख्या है मेरे पास 10 है। यानी 4 इधर से आएगा, 4 इधर से आएगा, 2 आपका बीच में बचेगा। दूसरा जो बचेगा ये चौथवा सॉरी 5वां संख्या होगा और इसके बाद जो दूसरा होगा ये 6वां संख्या होगा। तो कहीं ना कहीं हम 5वां संख्या और 6ठा संख्या जोड़ के 2 से यदि भाग दे देते हैं मेरे पास मध्य का निकल जाएगा। निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा? ठीक। तो आरोही क्रम में 5वां संख्या कौन सा है? तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4, 5वां संख्या क्या निकल के आ रहा है? तो 5वां संख्या आपका निकल के आ रहा है 24। ठीक है, 5वां संख्या क्या निकल के आ रहा है आपके पास? तो 5वां संख्या निकल के आ रहा है मेरे दोस्त 24। ठीक है, तो 5वां संख्या हम 24 लिख देते हैं। छठा संख्या क्या है? जब 5वां संख्या 24 हो गया तो क्या 24 और कहीं है? जी नहीं, 24 नहीं है तो क्या है? 25 है। तो छठा संख्या आपका 25 हो गया। तो इसी को तो जोड़ के 2 से भाग करना है आपको। तो 5 4 9 2 2 4 तो बेटे 2, यहाँ से क्या हो जाएगा? 24.5 इज करेक्ट आंसर। ये आपका माध्य का हो जाएगा। समझ गए आप लोग? यानी 24.5 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ गए? तो आरोही क्रम में आपको सजाना नहीं है एग्जाम्स में। ठीक है, तो आप लोग ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए मेरे दोस्त कि क्वेश्चंस को ही देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, कि क्योंकि हमने कुछ नहीं किया यहाँ, हमने टोटल यही किया आरोही क्रम में सजाना है। मैं क्यों सजाऊं आरोही क्रम में? डायरेक्ट हम संख्याओं को देख लेते हैं, क्या ये विषम संख्या है? यदि ये विषम संख्याएं रहता है, यहाँ तो नंबर ऑफ संख्याएं 10 है, ये तो सम है। यदि विषम रहता तो बीच में जो आता संख्या आपका 5वां संख्या तो वो आपका उत्तर रहता। समझे? लेकिन सम संख्या तो कहीं ना कहीं बीच में 2 संख्या आएगा, 4 इधर से 4 इधर से 2 संख्या जो आएगा यही तो 5वां 6ठा संख्या होगा। तो 5वां 6ठा संख्या जोड़ के 2 से भाग देना तो आपका माध्य का निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की और ये भी प्रश्न देख लीजिएगा, एनटीपीसी में पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल जो CBT 1 एग्जाम हुए थे उसमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है,
तो इसमें व्यंजन का हल करना है आपको 9,994 से आप लोग का 10,006 का गुणनफल करना है। आपको कितना होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो हम गुणन करने नहीं जाएंगे, नहीं इसमें कोई हम ट्रिक्स लगाएंगे कि 10,000 में 6 माइनस कर दो या 10,000 में 6 प्लस कर दो, इसको गुणा करो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरे दोस्त कि यदि ये 9,9,9,9,4 है, ठीक है, और सपोज डेट ये 6 संख्या यहाँ पे नहीं रहता, तो यहाँ पे कितना 4 जीरो तो रहता, 4 जीरो रहता मेरे दोस्त, तो इसका उत्तर क्या आ जाता? अरे इसका उत्तर क्या हो जाता? इसका उत्तर कहीं ना कहीं ये होता। यानी कहीं न कहीं ये आने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 संख्याएँ, 8 डिजिट का संख्याएँ होता। होता या नहीं होता? 8 डिजिट से संख्याएँ से ऊपर ही होता। तो यानी कि हम पहले ये देखेंगे कि 8 डिजिट से जो छोटी संख्या होगा वो तो उत्तर नहीं हो सकता है। अरे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? तो सबसे पहले 1 नंबर चलते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 ये हो सकता है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो सकता है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो सकता है। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए। अब एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि यदि इससे गुना कीजिएगा तो क्या इकाई डिजिट पे 4 आएगा? कोई भी संख्या हो हमको नहीं पता, इकाई डिजिट पे 4 आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 6 और 4 है, 6 चौके 24। इकाई डिजिट पे 4 आएगा, इकाई डिजिट पे 4 आएगा तो इकाई डिजिट पे 6 ये यहाँ क्या कर रहा है? इसको भगाइए यहाँ से, यानी ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है आपको, कुछ ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे की ओर। ठीक है, अब ये दोनों में से कौन संख्या होगा? तो ये दोनों में से मेरे दोस्त संख्याएं होगा, कोई भी यदि इसको हम 1000 माने हैं, इससे गुना कीजिए तो कहीं ना कहीं 99 से तो स्टार्टिंग है ये। 99 से तो स्टार्टिंग, यानी होना चाहिए इससे ऊपर ही, कम तो नहीं होगा क्योंकि एक 10,006 है। तो 99 से तो ऊपर होना चाहिए, 99 से तो स्टार्ट होनी चाहिए। तो 99 से तो स्टार्ट होनी चाहिए, क्या 91 से स्टार्ट कम होगा क्या? कभी नहीं होगा। यानी एक ही उत्तर बचा, ऑप्शन नंबर। समझ गए? थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल अलग सोच, बिल्कुल अदर स्टूडेंट से बिल्कुल विपरीत सोच करके आप लोग इसका उत्तर दे सकते थे। ठीक है, बाकी बात इसका प्रोसेस से भी कर सकते थे आप लोग। 10,000 में 6 माइनस कर देते, इसको गुना कर देते, बिल्कुल आप लोग इजी, लेकिन उतना कैलकुलेशन फिर माइनस करना होता है आपको, समझ रहे हैं ना? तो डायरेक्ट यहाँ से आप इस प्रकार के उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि यदि बहुलक और माध्यक के बीच अंतर 2 है, ठीक है, माध्यक और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए क्या होगा। समझ गए? तो एक काम कर लेते हैं मेरे दोस्त यहाँ पे। तो क्या बोला गया है? बहुलक और माध्य। एक काम कीजिए, बहुलक को आप x मान लीजिए जिससे कि कैलकुलेशन करना आसान हो, माध्यक को आप y मान लीजिए और माध्य को आप z मान लीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ से बोला गया है कि बहुलक जो है ना मेरे दोस्त, बहुलक माध्यक के बीच 2 का अंतर है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि बहुलक जो हो जाएगा माध्यक प्लस 2 हो जाएगा? अरे मैं बोल ही सकता हूँ ना मेरे दोस्त, अरे यही हो सकता है ना। जब बोला गया बहुलक और माध्यक का अंतर 2 है, यानी x माइनस वाई का अंतर 2 है, तो क्या x बराबर हम 2 प्लस वाई नहीं लिख सकते हैं? क्या x प्लस 2y नहीं लिख सकते हैं? तो यही तो हमने लिखे हैं यहाँ पर, x बराबर 2 प्लस वाई, यही तो हमने लिखे हैं यहाँ पर। लिखे हैं या नहीं लिखे हैं? 100% लिखे हैं। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? तो बहुलक का एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। 3 फार्मूला इसका नियमता है, लेकिन एक फार्मूला भी याद करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या होता है बहुलक? 3 माध्य का, अरे होता है ना 3 माध्य का माइनस 2 माध्य, अरे यही तो होता है ना बहुलक। ठीक है, तो यानी बहुलक को आप क्या माने हैं? बहुलक को x माने हैं। तो x बराबर वैल्यू क्या निकल के आ रहा है? 2 प्लस वाई, तो यहाँ पे 2 प्लस वाई दे दीजिए। ठीक है, माध्यका को आप क्या माने? माध्यका को y माने हैं, तो यहाँ पे 3y दे दीजिए। माइनस माध्य को z माने हैं, तो यहाँ पे 2z दे दीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? कहीं कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे? तो 2 बराबर 2y, यहाँ पे 2y माइनस 2z। ठीक है, तो 2 बराबर 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस जेड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो यानी y माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। जेड माइनस वाई बराबर 1। तो वाई को क्या माने थे आप? माध्यका माने थे। जेड को क्या माने थे? माध्य माने थे। तो यही तो माध्यका माइनस माध्य खोज रहा है, तो यही तो अंतर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो 1 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ गए? तो एक्स वाई जेड हम इसलिए माने क्योंकि कैलकुलेशन में हर एक जगह बहुलक और माध्यका और माध्य नहीं लिखा। ठीक है, जल्दी आसान तरीका से सॉल्व हो जाए। समझ गए? चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि 13 मीटर लंबी सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे जमीन से 12 मीटर ऊपर है। इसका आधार को एक बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सड़क की दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, तो गली की चौड़ाई क्या होगा ये आपको बताना। 13 मीटर लंबी सीढ़ी था, एक खिड़की तक पहुंचती है जो कि सड़क से 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो हमने एक सड़क था मेरे पास, 12 मीटर ऊंचा एक खिड़की था आपका, ये 12 मीटर था, 12 मीटर ऊंचा खिड़की था। इसमें एक सीढ़ी 13 मीटर का सीढ़ी खिड़की तक, इसका खिड़की यदि यहाँ होगा मेरे दोस्त, तो यहाँ से ये 13 मीटर की ये खिड़की होती है, ये सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, 13 मीटर सीढ़ी की लंबाई एक खिड़की तक पहुंचती है जो कि रोड से 12 मीटर ऊंचाई तक। यहाँ तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब चलते हैं हम, अब आगे क्या प्रश्न में बोला जा रहा है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है
कि उसका आधार को एक बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को 5 मीटर ऊंचाई खिड़की तक पहुंचाने के लिए सड़क की दूसरी तरफ मोड़ा जाता है। यानी कि एक दूसरी सीढ़ी है जो कि 5 मीटर है ना, दूसरी सीढ़ी है जो कि 5 मीटर है। इसको इधर मोड़ने के लिए मेरे दोस्त इसको सीढ़ी को इस बगल यानी कि पहुंचाया जाता है दूसरी तरफ। यानी कि जो सीढ़ी का पहले लंबाई था अब तो वही लंबाई होगा 13 मीटर। सीढ़ी का लंबाई तो कम होगा नहीं, ये नहीं कि 5 मीटर पे जा रहे हैं सीढ़ी, भले थोड़ा सा ढाल हो लेकिन 13 मीटर तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को क्या निकल रहा है, यहाँ से आपका निकल कर क्या दूरी पूछा जा रहा है, तो अरे यही तो दूरी पूछा जा रहा है कि ये दोनों कितनी दूरी पर होगा, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, साफ साफ गली की चौड़ाई क्या होगा। तो गली का चौड़ाई जो होगा मेरे दोस्त, तो गली का चौड़ाई देख सकते हैं कि ये आप कर्ण है, सबसे बड़ी भुजा, ये आपका लंब है, कहीं ना कहीं ये आधार है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर कितना है, 13 है, तो 13 उनतीस में 12 चला जाएगा तो 25 बचेगा। यानी कि ये दूरी जो निकल के आएगा मेरे दोस्त, ये जो दूरी निकल के आएगा ये 5 मीटर निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप यदि कर्ण में से लंब माइनस करते हैं, रूट अंडर कर देते हैं, तो आपका आधार चले आएगा 13 उनतीस से 25 करते हैं तो यहाँ पे 12 मीटर चले जाएगा। यानी ये डिस्टेंस 12 मीटर है ये गली का, ये मीटर 5 मीटर है, तो टोटल जोड़िएगा तो 17 मीटर आपका टोटल दूरी गली का निकल के आ जाएगा। तो 17 मीटर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा आपको इसको सजेस्ट करना था, थोड़ा बनाना था, इसको फिगर यदि बना लेते तो बिल्कुल आसान भाषा में आप लोग कर सकते थे। ठीक है, समझ गए। चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर एसी है। ठीक है, एक त्रिभुज बनाते हैं, जिस तरह बोला गया डायग्राम इस प्रकार प्रश्न में जिस तरह डायग्राम बोला जा रहा है मेरे दोस्त उस तरह डायग्राम बनाना, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में डी ई ए सी के समांतर है, तो डी ई ए सी के समांतर ए बी सी है, तो यानी डी ई कहीं ना कहीं ये भुजा होगा, तो डी ई ये होगा, तो बोला गया ए सी के समांतर है तो ये ए सी हो जाएगा, तो जब ये ए सी हो जाएगा तो हम इसको बी मान सकते हैं। ठीक है, तो बोला गया भुजा ए बी बी सी पर स्थित है, भुजा ए बी सॉरी भुजाएं ए बी और बी सी पर बिंदु है, भुजाएं ए बी और बी सी पर पता चल रहा है ये दोनों बिंदु है यहाँ पे। ठीक, यदि बी डी 8 है, यदि बी डी 8 है और ए डी 7 है, ए डी 7 है, तो बी डी ई के क्षेत्रफल का, बी डी ई क्षेत्रफल क्या, बी डी ई ये वाला क्षेत्रफल यानी ये क्षेत्रफल, और समलंब ए डी ई सी का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल, समझ में आ रहा है आपको, इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यानी ये ऊपर वाला क्षेत्रफल और नीचे वाला क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया, इसका अनुपात आपसे क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, कोई भी समरूप त्रिभुज होगा, ठीक है, कोई भी समांतर त्रिभुज होगा मेरे दोस्त, कोई भी उसमें भुजा समांतर होगा, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इसकी भुजा का जो वर्ग होगा ना, इसकी भुजा का अनुपात जो होगा ना, इसका जो एरिया का अनुपात होगा ना मेरे दोस्त, इसके भुजा के वर्ग के समानुपात होगा। समझ रहे हैं आप एक बात। ठीक है, यानी कि इसका जो भुजा है, ये भुजा है ना, ये भुजा है ना, तो ये भुजा का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि ये ऊपर वाला जो क्षेत्रफल है त्रिभुज डी बी ए जो है आपका, बी डी ई जो भी हो आपका, ये जो त्रिभुज है मेरे दोस्त, तो इसका एरिया क्या निकल जाएगा, तो यानी भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा 64। ठीक है, अब हमको समलंब ये इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका एरिया हमको निकालना है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले सबका हम एरिया निकाल लेते हैं, सबका एरिया निकाल के इसको माइनस कर देंगे तो इसका एरिया चले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो हम आपको क्या बताएं कि कोई भी समरूप त्रिभुज होगा तो उसकी भुजाएं का जो वर्ग होगा ना, इसके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। यानी टोटल एरिया कितना होगा, तो टोटल भुजा कितना है 15, अरे टोटल भुजा 15 है ना, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225, यानी कि ये टोटल का एरिया निकल गया मेरे दोस्त 225। समझ गए, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया निकला है वो 225। ठीक है, तो क्या आपको डी बी ए और ए बी सी का एरिया पूछा है, जी नहीं, ए डी ई सी का एरिया पूछा है, यानी कि आपका ये एरिया पूछा है। आप तो टोटल निकालिए, इसको तो आप माइनस किए भी नहीं, तो इसको माइनस आपको इसमें करना है, तो इसको माइनस यदि करते हैं मेरे दोस्त, तो एक का रेशियो 64 आ गया और दूसरे का रेशियो आपका कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका उत्तर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ हमेशा एक बात को याद रखना है कि कोई भी समांतर त्रिभुज दिया गया है मेरे दोस्त, उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, इसके भुजा का जो दिया गया है ना संख्या, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप ये चीजें निकाल सकते हैं। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में इसको सॉल्व करना भी नहीं था, एक ही क्वेश्चन में इसको आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, तो आपको पता होनी चाहिए, बार बार बताऊं कि जब बेस समान हो, पावर और समान हो, और यदि ये भाग के रूप में हो तो ऊपर जाके ये माइनस हो जाता है। ठीक है, ये बहुत बार बार हम रिपीटेड कर रहे हैं ये प्रश्न मेरे दोस्त, कोई भी भाग के रूप में हो, यदि बेस समान हो, पावर और समान हो, तो भाग के रूप में होगा तो ऊपर जाके पावर घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेस समान है। ठीक, तो इसी प्रकार ए पे पावर 4
और ए पे पावर 9 ये भाग के रूप में है, बेस समान है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए पे पावर -5। तो ए पे पावर -5 अब इसको आप पूरा निकालने नहीं बैठिएगा एग्जाम में, ठीक है, आपको यही सीखना है मैथ्स मैजिक से, ठीक है। आपको निकालें, एक बार निकाल दिया ना, एक नज़र आप ऑप्शन की तरफ, क्या ए पे पावर -5 है? हाँ है भाई, एक ही जगह है तो एक ही जगह होगा ना, क्यों हम निकालने बैठे सबका? भले निकालने में तुरंत हो जाए, यहाँ से निकालने में -1 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, आप निकाल लिए, बट जब एक ही से मेरा उत्तर आ रहा है, एक ही से हो रहा है, तो दो गो समय हम क्यों बर्बाद करें, है ना? तो डायरेक्ट इस प्रकार प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए तो एक निकला ऑप्शन की ओर नजर आपको रखना है, एनी टाइम ऑप्शन की, क्योंकि मात्र 4 ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि 10 ऑप्शन है तो उसमें आप कंफ्यूज कीजिएगा, मात्र 4 ऑप्शन है तो एक नज़र आपके ऑप्शंस की ओर, एक नज़र आपको बनाने की ओर, समझ गए आप लोग? ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। 12 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं में कक्षा के सभी 30 लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कक्षा के सभी 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 5 कम है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 25 है तो लड़कों के अंक और लड़कियों का अंक का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार सवाल को एलिगेशन से आप बनाते हैं, आप लोग जानते हैं एलिगेशन यदि इस्तेमाल करना है मेरे दोस्त, इसमें भी एक आपको नियमता होता है, ठीक है। एलिगेशन में जो पूरी कक्षा का औसत अंक है ये आपका बीच में आ जाता है, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है, 25 है, तो ये आप बीच में रख सकते हैं, ठीक। हमेशा एक बात याद रखिएगा, एलिगेशन के सवाल में जो यहाँ संख्या होगा, जो यहाँ संख्या होगा, एक 25 से ज़्यादा, एक 25 से कम होगा, हमेशा याद रखिएगा, कभी भी बराबर बराबर नहीं होगा, नहीं ऊपर होगा, एक संख्या कम होगा, एक ज़्यादा होगा, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि लड़कों का औसत अंक कक्षा में सभी 20 लड़कियों के औसत अंक से 5 कम है, समझ गए, 5 कम है, तो यानी कि एक संख्या इससे ऊपर, एक संख्या कम हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो यदि मान के चलो मेरे दोस्त, ये इसकी संख्या कम है यहाँ पे, यदि हम यहाँ 21 मानते हैं, यदि एक सपोज डेट के लिए 21 मानते हैं, तो 5 कम है तो 5 ज़्यादा होगा बॉयज का, तो 5 ज़्यादा होगा तो ये 26 हो जाएगा, क्या होगा कि नहीं, 26 हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों का जो अंतर होगा, तो लड़का और लड़की का रेशियो होगा, ये मेरा अनुपात आना चाहिए, यानी कि 3:2 अनुपात आना चाहिए, तब जानेंगे सेटिस्फाई हो रहा है ये मेरा जो भी इसका औसत, लड़का का औसत और लड़की का औसत है, ठीक है। तो यदि यहाँ से करते हैं तो ये तो 4 एक आ रहा है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता, 3:2 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। तो आप क्या कीजिएगा, इस जगह आप 22 रखिए, तो यदि यहाँ 22 रखते हैं तो एक छोटा है, और 22 5 27 रखते हैं तो एक 25 से बड़ा है, इसको आप माइनस करते हैं तो ये 2 आ जाता है, इसको आप करते हैं तो ये 3, समझ गए, यानी 3:2 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 2 चला जाएगा, ये 3 चला जाएगा, तो क्या पूछा गया, लड़कों द्वारा प्राप्त अंक कक्षा में 20 लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक कितना? तो लड़कियों से 5 अंक कम है, लड़कियों के औसत से 5 अंक कम है, माफ कीजिएगा, लड़कियों से औसत से 5 अंक कम है मेरे दोस्त, लड़कियों से 5 अंक औसत कम है, तो लड़कियों से कम है, तो यदि हम इसको यहाँ 21 रखते हैं, 21 तो नहीं हुआ, यदि हम 22 रखते हैं तो यहाँ 27 रखते हैं, तो क्या ये होगा, नहीं, ये भी नहीं होगा, 2-3 के अनुपात में उल्टा आ जा रहा है। तो इसको मैं 23 रखता हूँ, बॉयज़ का हम यदि औसत 23 रखें और फीमेल का औसत हम 28 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 कम है, महिला से 5 ही तो कम है बॉयज़ का ना, तो यहाँ से हो गया, यानी एक से ज़्यादा एक कम, तो क्या इसका रेशियो 3:2 आ रहा है, तो 100% इसका रेशियो 3:2 आ रहा है, तो इसी प्रकार उत्तर आपका किसके साथ चले जाएगा, 23 और जो 28 का अनुपात है इसके साथ चला जाएगा, यानी करेक्ट आंसर, समझ गए, क्या समझ गए आप लोग, ठीक है। एक तो हो गया ये कॉमन सेंस है, जिस तरह आप सोच के बना सकते थे, यदि आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो ये ऑप्शन से भी बनने के लिए रेडी था, बस बनाने वाले चाहिए। क्या ऑप्शन में यदि उठाते कि 23 और 28 जो है ये पुरुष और फीमेल का जो है ये रेशियो है औसत का, तो यहाँ 23 ले लिए, यहाँ 28 ले लिए, और हम जानते हैं कि एलिगेशन में बीच वाला जो टोटल औसत है यहाँ पे लिखा जाएगा, तो क्या इसका रेशियो 3:2 आ रहा है, तो जी हाँ 100% 3:2 आ रहा है, तो ये 3:2 रेशियो क्या है, तो यही तो लड़का यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो है, मेल फीमेल का रेशियो क्या 3:2 आ रहा है, जी हाँ जरूर आ रहा है 3:2, यदि ये दोनों को 0-0 कटा देंगे 3:2 के अनुपात में तो आएगा, तो यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप ऑप्शन से बनाते या एब्जॉर्ब करके बनाते, प्रश्न को आप सोच के बनाते, क्योंकि हम जानते हैं कि एलिगेशन में यदि यहाँ पे 25 है तो एक संख्या बड़ी, एक संख्या छोटी होना चाहिए, तो एक संख्या बड़ी क्या हो सकता है, इससे 26 ही हो सकता है स्टार्टिंग में, यदि 26 रखे तो ये 21 रखाएगा, नहीं हुआ, तो यहाँ 22 रखते हैं, यदि 22 रखे तो यहाँ 27 होगा, ये भी नहीं होगा, फिर 23 रखेंगे, मात्र आपके पास 4-5 ही ऑप्शन है जो 25 से ज़्यादा और कम, तो ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, इसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है, आप लोग प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा तो बिल्कुल आसान प्रश्न ये बन जाएगा, ठीक। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। एक बैग में नीली और लाल गेंदों की संख्या का अनुपात अचर है, जब उसमें 44 लाल गेंदें थी, रेड गेंदें कितनी थी, जब इसमें 44 लाल गेंदें थी तो उसमें नीली गेंदें यानी कि ब्लू गेंदों की संख्या 36 थी, समझ गए आप लोग। तो इसी प्रकार यदि नीली गेंदों की संख्या 54 होगा तो बैग में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगा, ये आपको बताना, ठीक है, यानी ये अनुपात में, तो इसका अनुपात जो होगा ये दोनों का भी अनुपात बराबर होना चाहिए,
समझ गए। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो 11:9, यानी 11 और 9 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, तो साफ साफ बोला गया है कि नीली गेंदों की संख्या 54 है। तो यदि ये 11x मान लीजिए, ये 9x मान लीजिए, तो ये तो नीली गेंद है, नीली 9x का वैल्यू यदि 54 के बराबर होगा, तो आपको बताना है 11x का वैल्यू किसके बराबर होगा, यानी x के जगह पे क्या रखेगा, जो 54 होगा, तो यानी 6 से गुना करना होगा, तभी तो 54 होगा। तो इसको भी 6 से गुना कीजिएगा तो 66 होगा, तो 66 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार प्रश्न आए तो साफ साफ बोला गया 44 गेंदें, नीली गेंदें 36 संख्या थी, इसी प्रकार 54 यदि नीली गेंदें हैं तो लाल गेंदें की संख्या, बस यही प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना था, वो शुरुआती में लाल और नीली गेंदों का जो अनुपात था, बाद में भी 54 और जो भी लाल गेंद है उसका अनुपात समान आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों का अनुपात आप देख सकते हैं, दोनों का अनुपात 11:9 ही आएगा। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप लोग कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप किए थे, स्किप बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, क्या बोला गया है कि समीर के पास 6 सेंटीमीटर ब्याज का एक ठोस धातु का गेंद है। 6 सेंटीमीटर ब्याज, ब्याज क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी 2r। यदि 6 है तो त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जी जरूर हो जाएगा, यानी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वो इसे पिघलाकर एक ठोस बेलन बनाने के लिए उपयोग करता है। यदि बेलन का आधार का ब्याज गेंद के ब्याज के समान है, यानी कि बेलन का भी त्रिज्या यही होगा जो गेंद का त्रिज्या है। ठीक है, जो ठोस का त्रिज्या है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बताना। ठीक है, कुछ मत बोलिए, क्वेश्चन को यदि आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन को समझा रहे हैं। बोला गया है मेरे दोस्त कि एक आपके पास गेंद है ना, इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। आपको इसको बेलन में कन्वर्ट करना है, इसको बेलन में जितना भी इसका एरिया होगा इसको बेलन में कन्वर्ट करना है, और ये भी बताया गया है कि इसका जो त्रिज्या होगा इसका भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। ठीक है, तो इसका ऊंचाई कितना होगा ये आपको बताना, इसका ऊंचाई क्या होगा। तो सबसे पहले इसका ऊंचाई निकालने के लिए मेरे दोस्त इसका तो आयतन तो निकालना होगा ना, कितना जगह ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तब तो इसी में आप कन्वर्ट कीजिएगा। तो गोले का कितना आयतन हो जाएगा, तो गोले का आयतन क्या हो जाता है, 4/3 पाई आर। ये हो जाता है कि नहीं हो जाता है मेरे दोस्त, 4/3 पाई आर। ठीक है, हो जाता है, यानी कि ये टोटल गोले का आयतन हुआ। यदि गोले के आयतन में यदि हम बेलन के आयतन को भाग दे दे, तो जो मेरा ऊंचाई जो केप था ऊंचाई निकल जाएगा, यानी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अरे यही हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अरे यही तो हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। तो यानी जो ऊंचाई है ऊंचाई मेरे पास निकल जाएगा, या तो आप इसके बराबर कर सकते। ठीक है, इसके बराबर भी रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच का वैल्यू यहाँ से मेरे पास निकल जाएगा ना। अरे मेरे दोस्त आयतन को ही तो लीजिएगा, जब तक आपको पता नहीं पड़ेगा इसमें कितना जगह एक्यूपाई कर रहा है, तो फिर आप निकालिएगा कैसे कि बेलन के लिए एक्यूपाई जगह उतना ही होगा। तो यानी 4/3 पाई आर क्यू इतना जगह ये एक्यूपाई कर रहा है, तो इतना जगह ये भी एक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि साफ साफ प्रश्न बोला गया है एक भी धातु का टुकड़ा व्यर्थ नहीं गया, सब टुकड़ा इसको बेलन बनाने में पूरा क्षमता लगा दिया गया है। समझ गए, यानी कि इसका आयतन बराबर होना चाहिए। तो बराबर करते हैं, तो पाई पाई यहाँ से उड़ा दीजिए आप, उड़ गया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा तो यहाँ आर बचेगा। तो आर आपका क्या है, 3 है, तो ये तीन चला गया, तो क्या बचेगा, एच बराबर 4। तो ऊंचाई कितना आपके पास आ गया, 4 आ गया, 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए आप लोग, क्या समझ गए आप लोग। ठीक है, तो कुछ मत करना था, साफ साफ बोला गया था एक ठोस बेलन था, तो इसमें हमको बेलन का आयतन ज्ञात कर लेते, तो इसका आयतन कितना कितना जगह एक्यूपाई कर रहा है, समझ गए। अब यही आयतन को हमको इसमें कन्वर्ट करना था, तो इसमें कन्वर्ट करना कहीं ना कहीं ऊंचाई तो मेरे पास दिया होगा। समझ गए, ठीक है, चलते हैं आगे की ओर और लास्ट प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा, एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, एक सिरे पर 3 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर गहराई का एक गोलाकार खोखला भाग बनाया जाता है। परिणामी ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था 2016 एनटीपीसी में, और ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ग्रुप डी में भी रिपीटेड किए गए हैं ये प्रश्न, और आपका सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न रिपीटेड किए गए थे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल इजी वे हम लोग देखेंगे इस सेशन में। ठीक, एक ठोस बेलन जिसकी त्रिज्या, एक बेलन बनाते हैं हम लोग, कहीं ना कहीं बेलन इस रूप में होगा, होगा या नहीं होगा, ठीक है होगा। ये बेलन बना दिए, इसकी त्रिज्या कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, ऊंचाई इतना तो त्रिज्या इतना। ठीक, अब बोला जा रहा है कि एक सिरे पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी टोटल तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यही बेलन को हम रूपांतरित इधर करते हैं, तो यदि यही बेलन को हम इधर बनाए मेरे दोस्त, तो ये बोला जा रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ये हो गया। ठीक है, टोटल तो 5 सेंटीमीटर, लेकिन 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई का हॉल बनाया गया है, तो यानी कहीं ना कहीं ये हॉल बना होगा, इसके ऊपर पे ऐसा हॉल बना होगा या नहीं बना होगा ये पूछना चाहते हैं हम। तो पूछा जा रहा है टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा,
तो सबसे पहले इसका टोटल एरिया निकालते हैं। तो इसका टोटल एरिया निकालने के बाद जो ये वाला भाग जो गहराई के हैं इसका भी टोटल एरिया निकाल के यदि हम जोड़ देते हैं तो टोटल एरिया निकल जाएगा। समझे बात को? नहीं समझे? आइए समझते हैं। तो एक ठोस बेलन है मेरे दोस्त, तो बेलन का टोटल एरिया क्या हो जाता है? कुछ मत कीजिए, 2πRH प्लस 2πR²। समझ गए? यानी कि इसका परिधि लीजिए, इसका परिधि 2πR लिए, कितनी ऊंचाई तक है, तो ये तो इसका आ गया, लेकिन πr² ये दोनों साइड है, πr², तो 2πR² हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि हम मेरे दोस्त 2πR कॉमन ले लेते हैं तो h+r बच जाएगा। बचेगा या नहीं बचेगा? जरूर बचेगा। पाई के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन में पाई का वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 2π, आर का मान कितना था? 5 था, और h+r कितना है? 12 है। तो यहाँ से कितना पाई निकल जाएगा मेरा एरिया? तो 5 दूनी 10 यानी 120 पाई मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया निकल गया। तो क्या ये टोटल एरिया मेरे पास निकला? जी नहीं, टोटल एरिया नहीं निकला, बिल्कुल गलत बात। टोटल एरिया ये नहीं निकला, टोटल एरिया नहीं निकला। बाकी बात ये बेलन का एरिया निकला, ये बाहरी की ओर जो भी एरिया है ये टोटल एरिया हम निकाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो इसमें गड्ढा किया गया है ये इतना 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 2 सेंटीमीटर गहराई तक, ये जो गड्ढा बीच में होल, कुछ उसमें क्लिप लगाने के लिए क्या होगा गड्ढा, तो उसका तो एरिया छूट गया मेरा भाई। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? उसका एरिया 2πRH होगा कि नहीं होगा? बाकी पृष्ठ क्षेत्रफल तो लीजिएगा, बाहर का यदि एरिया लेते हैं तो वो तो आप ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं इसमें, तो इसको तो टोटल एरिया नहीं ले सकते हैं आप, इसमें 2πRH ही लगा सकते हैं, बाकी पृष्ठ क्षेत्रफल में भी आप ले सकते हैं इसको। समझ गए? तो यानी 2πRH छोटा वाला का, ये छोटा वाला जो भी होगा इसका क्या होगा? 2πRH। 2πRH मतलब आर का वैल्यू कितना दिया गया है? आर का वैल्यू 3 है। एच का वैल्यू क्या गया? गड्ढा का 2 है, तो इसको करते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बड़ा वाला का एरिया इतना, छोटा वाला का एरिया, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 132 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो 132 पाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए? अरे क्या समझ गए आप लोग? ठीक है, तो कुछ मत करना है, तो इसको आपको टोटल एरिया आपको निकालना ही पड़ता। टोटल एरिया निकाल के ये जो छोटा जो गड्ढा क्या है इसका भी तो एरिया इंक्लूड कीजिएगा, इसको तो छोड़ तो नहीं दीजिएगा ना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर 132 चले आ रहा है। ठीक है, भले आपको एग्जामिनर थोड़ा दिमाग चला के नहीं किया, 120 यदि पाई यहाँ पे देता तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये था प्रश्न आप लोग का, कैसा आप लोग को हल लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि कोई चीज़ में परेशानी हो रहा हो, कोई भी प्रश्न में आपको दिक्कत हो रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसका एक सेशन करके मैं अलग से आप लोग के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, यदि इसका पीडीएफ चाहिए मेरे दोस्त, इसका पीडीएफ टॉप 15 प्लस का पीडीएफ, हर एक क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। भले ग्रुप डी का सेशन, ग्रुप डी का जो सेशन चलता है मेरे दोस्त, उसका पीडीएफ प्रोवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। और बाकी बात, ये जो टॉप 15 प्रश्न जा रहा है तो इसका आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल जाकर इसको आप सर्च कर सकते हैं, या तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ से पीडीएफ या रिलेटिव जो भी नोटिफिकेशन A to Z होगा वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा जितने भी न्यू बच्चे हैं या मेंस के लिए तैयारी करें, जो भी मैथ्स में परेशानी है, ठीक है, उसके पास आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग अभी तक चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे ये होगा कि कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन हो मेरे दोस्त वो आपको प्रोवाइड होते रहेगा। क्लास रिलेटेड पीडीएफ हो वो प्रोवाइड होते रहेगा, चाहे रेलवे या एसएससी जो भी अपडेट्स आता हो जॉब के रिलेटेड या कोई भी अपडेट आता हो तो A to Z आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलते रहेगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं कोई और नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।